हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पीकेपी। आज की क्लास में डिस्कशन होगा आपका कोशिका के पार्ट मीन्स कोशिकांग। ठीक है, कोशिका के कौन कौन से अंग होते हैं वो पढ़ेंगे हम डिटेल में, और उनसे जो भी क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं उनको डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम कोशिका पढ़ चुके हैं, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर पढ़ चुके हैं। ठीक है, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय और हमने यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक में डिफरेंस पढ़ लिया है। आज पढ़ेंगे कोशिकांग के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम कोशिका की बात करते हैं, ठीक है, सेल्स की बात करते हैं, तो इसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो आपको इसको एक चार्ट के थ्रू बनाना है। ये हो गया कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति मीन्स होता है सेल वॉल, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेल वॉल। ठीक है, सेकेंड होगा कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, थर्ड पर लिखेंगे प्रोटोप्लाज्मा, जीव द्रव्य। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं प्रोटोप्लाज्मा। नेक्स्ट लिखेंगे न्यूक्लियस, जिसे बोलते हैं केंद्रक। क्वेश्चंस पूछा जाता है आपका, न्यूक्लियस की खोज किसने की, प्रोटोप्लाज्मा की खोज किसने की, सेल वॉल किसका बना होता है, सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है। ठीक है, ये तो बेसिक क्वेश्चंस हो गए आपके। अभी और देखो, अब जो ये प्रोटोप्लाज्मा होता है ना, इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है साइटोप्लाज्मा और दूसरा होता है न्यूक्लियोप्लाज्मा। क्लियर? इसको बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में केंद्रक द्रव्य, और इसे बोलते हैं कोशिका द्रव्य। क्लियर हो गया? अब हम जितने भी पार्ट्स पढ़ेंगे, फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइजोसोम एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वो किसके पार्ट्स होते हैं, वो साइटोप्लाज्मा के पार्ट होते हैं। तो साइटोप्लाज्मा को अगेन हम डिवाइड करेंगे मल्टीपल पार्ट में। नोट करेंगे सबसे पहला यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इंग्लिश में भी इसको माइटोकॉन्ड्रिया ही कहा जाता है। दूसरा नोट कर लेंगे यहाँ पर राइबोसोम। राइबोसोम को हिंदी में भी राइबोसोम ही कहा जाता है। लाइसोसोम, लाइसोसोम। ठीक है, गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी या गोल्जी अपैरेटस भी कहा जाता है, हिंदी में बोलते हैं गोल्जी काय, गोल्जी काय। ठीक है, नेक्स्ट इसी में आप देखेंगे तो हो जाएगा ER, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिकुलम। ठीक है, अंतः प्रदब्ध जालिका, अंतः प्रदब्ध जालिका। फिर यहां पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद वैक्यूल्स, जिसको बोलते हैं हिंदी में रसघानी। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। और भी होते हैं, तो स्पेस यहाँ पर नहीं है तो हम इसको यहाँ बना देते हैं। ठीक है, जिसको बोलते हैं सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम। ये होता है तारक काय, क्या होता है ये, हिंदी में बोलते हैं इसको तारक काय। ठीक है, एक और होता है, वो भी आप नोट कर लें, तो यहाँ पर नोट कर देती हूँ मैं, प्लास्टिड। क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, प्लास्टिड जिसको बोलते हैं लवक, ये प्लांट में पाया जाता है। ठीक है, प्लास्टिड जो होता है प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। सेंट्रोसोम जो होता है एनिमल सेल में पाया जाता है, प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो इनको आप एक चार्ट बना लीजिए, फिर हम वन बाय वन डिस्कशन करते हैं, उनके बेस पर जो भी क्वेश्चंस आते हैं उनको भी साथ में डिस्कस करते चलते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम सेल वॉल के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, देख इतना जो है इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं।
सबसे पहले बात आती है किसकी, सेल वॉल की, कि सेल वॉल क्या है। तो सेल वॉल जो प्लांट होता है, कोई भी पादप सेल, सबसे पहली चीज तो ये केवल और केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, प्लांट सेल में पाई जाती है, नॉट इन एनिमल सेल, ठीक है, जंतु कोशिका में ये नहीं पाई जाती है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, ये किसी भी प्लांट का पादप कोशिका का सबसे बाहरी लेयर होता है, ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर होता है, ये आउटर मोस्ट लेयर मीन्स सबसे बाहरी परत होती है किसी भी प्लांट का, ठीक है। ये किसका बना होता है, क्वेश्चंस बहुत बार पूछा जाता है, सेल वॉल किसका बना होता है, ये सेलुलोज का बना होता है, सेलुलोज का बना होता है, ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। नेक्स्ट पॉइंट आप क्या लिखेंगे इसके बारे में, पहला, ये पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, ये किसी भी प्लांट का सबसे बाहरी परत कहलाता है, ये सेलुलोज का बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि इसका फंक्शन क्या है, सेल वॉल कोशिका भित्ति का फंक्शन क्या है, तो ये पेड़ पौधों को आकृति, आकार और मजबूती प्रदान करते हैं, और मजबूती प्रदान करते हैं मीन्स ये प्लांट के शेप, साइज और उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं, कौन, सेल वॉल, ठीक है। तो जैसे आपने कभी प्लांट को देखा है, तो प्लांट आपको जो भी होता है प्लांट की, अगर कोई मान लो डाल है, तो वो डाली या टहनी जो होती है नॉर्मल ऐसे जाती है, सीधे जाएगी, ठीक है, लेकिन कभी उस प्लांट की डाली को आपने ऐसे देखा है क्या, नहीं देखा है ना। तो मीन्स उसको एक प्रॉपर शेप प्रोवाइड कराना, उसको एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराना किसका काम होता है, सेल वॉल का काम होता है, मीन्स कोशिका भित्ति का काम होता है, ठीक है। ये इतने पॉइंट हो गए, ठीक है। तो ये इतना आपको सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति के बारे में याद रखना है। पादप कोशिका में पाया जाता है, सबसे बाहरी परत होता है, सेलुलोज का बना होता है, पेड़ पौधों को आकार, आकृति और मजबूती प्रदान करने का काम करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली क्या होती है। देखो पॉइंट्स तो बहुत हैं, ठीक है, लेकिन आपको डिस्कस क्या करने हैं, जो आपके एग्जाम में एसएससी और रेलवे वगैरह में जो इंपॉर्टेंट है केवल हम उसको डिस्कस करेंगे। देखो कोशिका झिल्ली जो होती है, इसको अर्धपारगम झिल्ली के नाम से भी जाना जाता है, अर्धपारगम झिल्ली, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं सेमी प्रियम्बल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन ये हो गया। कहाँ पर पाया जाता है, तो जैसे ये प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल का सबसे आउटर मोस्ट लेयर क्या हो गया, सेल वॉल हो गया, ठीक है। तो सेल वॉल के जस्ट बाद की जो लेयर होती है, एक पतली सी लेयर होती है, ठीक है, वही सेल क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, सेमी प्रियम्बल मेम्ब्रेन होती है। मीन्स कोशिका भित्ति के जस्ट नीचे की जो झिल्ली होती है, बहुत ही पतली झिल्ली होती है, उसे ही सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है, तो ये मटेरियल डिसाइड करता है कि कौन से मटेरियल को प्लांट सेल के अंदर जाने देना है और कौन से मटेरियल को प्लांट सेल के अंदर नहीं जाने देना है। तो इसको नोट कर लेंगे इसके कार्य को। यह कोशिका में पदार्थों के आने और जाने की क्रिया को नियंत्रित करता है, ठीक है। ये क्या करता है, इट कंट्रोल द इनकमिंग एंड आउटगोइंग ऑफ सम सब्सटेंसेस इन और आउटसाइड द प्लांट सेल, ठीक है। जो प्लांट सेल है उसके अंदर या उसके बाहर कुछ ऐसे पदार्थ किनको आना है और किनको जाना है, उस पर नियंत्रण कौन करता है, सेल मेम्ब्रेन करता है, ठीक है। इसके बारे में आपको इतना ही याद रखना है, सेल मेम्ब्रेन और कोशिका भित्ति, ठीक है, सेल वॉल, इन दोनों में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपका नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ इतना सा ही याद रखना है, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया कोशिका झिल्ली के बारे में। देखो आपने देखा है ना, कुछ आप पेड़ की टहनियों को पकड़कर खींचते हैं, वो बहुत ही लचीली होती हैं। तो जो प्लांट में लचीलापन होता है वो भी किसके कारण होता है, इन्हीं कोशिका झिल्ली के कारण होता है, ठीक है। प्लांट को ही फ्लेक्सिबल बना देती हैं, जिसकी वजह से उनकी टहनियाँ आप ऐसे खींचते हो, ठीक है, तो वो टूटती नहीं है। तो ये हो गया सेल मेम्ब्रेन के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं प्रोटोप्लाज्मा की, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहली चीज, एक साइंटिस्ट थे हसले ने कहा कि ये भौतिक आधार है,
ठीक है, जीवन का भौतिक आधार है, जीवन का भौतिक आधार है, यानी कि फिजिकल बेस ऑफ लाइफ। किसने कहा इसको? हसले ने कहा। ठीक है, कि जो प्रोटोप्लाज्मा है वो फिजिकल बेस है लाइफ का। ये किसका बना होता है? तो सबसे पहले याद रखना आपको कि जो प्रोटोप्लाज्मा होता है इसमें 81% वाटर होता है। ठीक है, संगठन की बात हो रही है, कंपोजिशन की बात हो रही है कि इसमें क्या क्या संगठन पाया जाता है। 81% वाटर होता है, जल होता है। 19% में ऑर्गेनिक, कार्बनिक और अकार्बनिक, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक पदार्थ होते हैं, सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, जैसे लाइक कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है, पोषक पदार्थ हो गए। तो याद रखना है कि जो प्रोटोप्लाज्मा है उसका संगठन की बात की जाए, कंपोजिशन की बात की जाए तो 81% उसमें जल होगा, 19% उसमें कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया और पोषक पदार्थ हो गए, एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। अब प्रोटोप्लाज्मा की खोज किसने की? तो सबसे पहले बात आ जाएगी कि इसके डिस्कवरी पर्सन कौन थे, खोजकर्ता। ठीक है, तो प्रोटोप्लाज्मा जीव द्रव्य की खोज किसने की थी? पुरकिंजे ने की थी। ठीक है, किसने की थी? पुरकिंजे ने की थी। है क्या ये प्रोटोप्लाज्मा? तो याद रखना ये है क्या? यह रंगहीन, गाढ़ा, चिपचिपा, तरल पदार्थ होता है। ठीक है, मीन्स कैसा होता है? स्टिकी होता है, थोड़ा चिपचिपा होता है, कलरलेस होता है, फ्लूडी होता है, मीन्स फ्लूड होता है, तरल की तरह होता है, स्टिकी होता है और गाढ़ा होता है। ठीक है, बट इसका कोई कलर नहीं होता, मीन्स ये ट्रांसपेरेंट इन कलर होता है। तो प्रोटोप्लाज्मा की खोज किसने की? पुरकिंजे ने की। क्या होता है ये? एक रंगहीन, गाढ़ा, चिपचिपा तरल पदार्थ होता है। हसले एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कहा कि प्रोटोप्लाज्मा जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। ठीक है, इसके संगठन की बात की जाए तो 81% इसमें वाटर पाया जाता है, 19% इसमें अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। ये इतना पॉइंट नोट हो गया होगा। फिर इसके पहले जो हमने चार्ट बनवाया था वहां पर हमने बताया था कि जो प्रोटोप्लाज्मा है ये दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? तो वो नोट कर लो। टाइप ऑफ प्रोटोप्लाज्मा। ठीक है, जीव द्रव्य के प्रकार। चलो मैं यहां करा देती हूं। जीव द्रव्य के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट पॉइंट साइटोप्लाज्मा और दूसरा होता है न्यूक्लियोप्लाज्मा। इसको बोलेंगे केंद्रक द्रव्य। ठीक है, साइटो का मीन्स क्या होता है? कोशिका, है ना, तो कोशिका द्रव्य हो जाएगा ये। यानी कि जो जीव द्रव्य होता है वो दो प्रकार का होता है, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य। द्रव्य ही है, दोनों ही क्या है? फ्लूइड है। न्यूक्लियस का मतलब न्यूक्लियो का मतलब न्यूक्लियस, जो द्रव्य, जो लिक्विड, जो फ्लूइड न्यूक्लियस के अंदर पाया जाए, केंद्रक के अंदर पाया जाए, वो क्या कहलाएगा? केंद्रक द्रव्य कहलाएगा। ठीक है, जो सेल वॉल यानी कि सेल और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के बीच में पाया जाएगा वो क्या होता है? साइटोप्लाज्मा होता है। तो दोनों में आप डिफरेंस नोट कर लें। यह कोशिका और केंद्रक झिल्ली के बीच का, केंद्रक झिल्ली के बीच का द्रव्य होता है या फ्लूइड होता है। इट इज अ फ्लूइड बिटवीन सेल एंड न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। ठीक है, इट इज अ फ्लूइड बिटवीन सेल एंड न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। इट इज अ सेल बिटवीन न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन, सॉरी सेल एंड न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये कहाँ पाया जाता है? यह केंद्रक के अंदर पाया जाने वाला तरल पदार्थ है, पाया जाने वाला तरल पदार्थ है। ठीक है, ये बात हो गई। अब
साइटोप्लाज्मा में कुछ पॉइंट और नोट करेंगे, ठीक है। तो जो ये साइटोप्लाज्मा होता है इसमें क्या होता है, 70% जल होता है, ठीक है, 70% जल होता है। और जितने भी कोशिकांग हैं वो किसके पार्ट होते हैं, कहाँ से बने हैं, वो साइटोप्लाज्मा से ही बने हैं। तो जो भी कोशिका के अंग हैं वो साइटोप्लाज्मा से निकलते हैं। और कोशिकांग को पोषक पदार्थ पहुंचाने का काम कौन करता है, साइटोप्लाज्मा करता है। तो यह कोशिकांग को पोषक पदार्थ यानी कि न्यूट्रिशंस पहुंचाने का काम करता है, पोषक पदार्थ पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, तो साइटोप्लाज्मा में इतने पॉइंट लिख लेंगे। यह कोशिका और केंद्रक झिल्ली के बीच का द्रव्य है, 70% इसमें जल होता है। या कोशिकांग को पोषक पदार्थ पहुंचाने का काम करता है। और अगर हम न्यूक्लियोप्लाज्मा की बात करते हैं, केंद्रक द्रव्य की बात करते हैं, तो यह केंद्रक के अंदर पाया जाने वाला तरल पदार्थ है। तो प्रोटोप्लाज्मा में आपको इतना याद रखना है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछा जाता है। अब हम बात करेंगे न्यूक्लियस की, ठीक है। न्यूक्लियस, सबसे पहले न्यूक्लियस के खोजकर्ता का नाम लिखो। न्यूक्लियस की खोज किसने की, रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज की, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की, न्यूक्लियस की खोज की। न्यूक्लियस को क्या बोला जाता है, हेडक्वार्टर ऑफ द सेल, ठीक है। सेल का यानी कि कोशिका का हेडक्वार्टर किसे बोला जाता है, न्यूक्लियस को बोला जाता है। ब्रेन ऑफ द सेल, मस्तिष्क, कोशिका का मस्तिष्क किसे बोला जाता है, तो भी किसे बोलते हैं, केंद्रक को बोलते हैं। तो याद रखना है, केंद्रक जो होता है बहुत बड़ा भाग होता है कोशिका का, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, बिकॉज यही हेडक्वार्टर है, यही ब्रेन है किसी भी कोशिका का, ठीक है। इसकी खोज किसने की, रॉबर्ट ब्राउन ने की। अब याद रखना है इसमें न्यूक्लियस में ही क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। और डीएनए क्या होता है, जीन की इकाई होती है, ठीक है। जीन क्या होता है, आनुवंशिक कैरेक्टरिस्टिक को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर जो किया जाता है वही जीन होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस में डीएनए पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें डीएनए पाया जाता है जो कि जीन की इकाई है, ठीक है। अब और भी बात इसमें याद रखना है कि जो न्यूक्लियस होता है इसमें थ्रेड लाइक नेटवर्क होता है, यानी कि थ्रेड का मतलब बहुत सारे धागे होते हैं, जब उनको आप ऐसे उलझा देते हैं तो एक उसका जाल सा बन जाता है, ठीक है। तो वो जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अब हमें दिख रहा है वैसा ही स्ट्रक्चर कहाँ पर पाया जाता है, केंद्रक के अंदर पाया जाता है। उसे क्या बोला जाता है, क्रोमैटिन बोला जाता है। तो आप लिखेंगे केंद्रक के अंदर धागेनुमा जाल की संरचना पाई जाती है जिसे क्रोमैटिन कहते हैं, ठीक है। केंद्रक के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे क्रोमैटिन कहा जाता है, ठीक है। कोशिका विभाजन के समय ये क्रोमैटिन सिकुड़कर छोटा हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट, कोशिका विभाजन के समय या सिकुड़कर छोटा हो जाता है और इसे गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम कहा जाता है। गुणसूत्र, क्रोमैटिन से क्या बन गया, अब ये क्रोमोसोम बन गया, ठीक है। क्रोमोसोम कहा जाता है, ठीक है। तो गुणसूत्र का निर्माण कहाँ पर ही हो रहा है, ये भी आपको पता चल गया, न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है। तो उसके बाद जब ये क्रोमोसोम है, गुणसूत्र है, ये हमेशा कैसे पाए जाते हैं, पेयर में पाए जाते हैं। क्वेश्चन पूछ ले जाता है कि गुणसूत्र, क्रोमोसोम हमेशा पेयर यानी कि जोड़े में होते हैं, पेयर में
पाए जाते हैं। पेयर का मतलब हो गया कि जैसे 2, 4, 6, कभी 1, 2, 3 में नहीं होंगे ये, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ह्यूमन बीइंग की, इंसानों में, तो मनुष्य में 23 जोड़े यानी कि 23 पेयर्स मीन्स 46 क्रोमोसोम गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। तो इंसान में कितने पाए जाते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनुष्य में कितने पेयर गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो आप 23 पेयर बताएंगे। जब जोड़े में पूछेगा तो 23, और जब आपसे नंबरिंग में पूछेगा तो आप 46 बोलेंगे, ठीक है। इसमें से जो 22 जोड़े होते हैं यानी कि 22 पेयर तक जितने भी क्रोमोसोम होते हैं वो बॉडी ऑर्गेन्स के लिए होते हैं, ठीक है। लेकिन जो 23rd पेयर होता है क्रोमोसोम का वो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए होता है, ठीक है। तो ऐसे बना लेंगे, 23 पेयर है, 23 पेयर में से 22 पेयर जो है वो बॉडी ऑर्गेन के लिए है, और जो 23rd पेयर है ये सेक्स डिटर्मिनेशन का काम करता है, यानी कि लैंगिक निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, 23rd क्रोमोसोम के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो ये 23rd पेयर है ये भी पेयर में ही होता है, और क्या कर रहा है, ये सेक्स डिटरमाइन कर रहा है, मींस इसको XY या XX के फॉर्म में लिखेंगे। पेयर में होगा तो XY या XX के फॉर्म में लिखेंगे। अब इसमें एक बात याद रखना आपको, ओके, ये आपने नोट कर लिया, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन ने खोज की थी, हेडक्वार्टर कहा जाता है इसे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर XY एंड XX, ठीक है। तो जब XY होगा, 23वां जोड़ी जब XY होगा तो ये मेल होगा, और जब ये XX होता है तो ये फीमेल होता है, ठीक है। कैसे पता चलता है कि कोई भी गर्ल मेल चाइल्ड है या फीमेल चाइल्ड है, तो जब भी फर्टिलाइजेशन होता है तो फादर का, मेल का X क्रोमोसोम, फीमेल का X क्रोमोसोम, ठीक है। जब ये मिलेगा तो यहाँ पर फीमेल चाइल्ड होगी, और जब भी पेरेंट्स यानी कि फादर का Y एंड मदर का X ट्रांसफर होगा तो XY बनेगा, तो यहाँ पर मेल चाइल्ड होगा। इसका मतलब जो भी सेक्स डिटर्मिनेशन होता है किसके क्रोमोसोम पर डिपेंड करता है, तो पेरेंट के क्रोमोसोम पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इतने पॉइंट्स आपको याद रखना है न्यूक्लियस के अंदर, इससे ज़्यादा पॉइंट आपको न्यूक्लियस के बारे में नहीं याद रखना है। हाँ, यहाँ पर कुछ ऐसे जीव हैं और उनके कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं ये मैं लिखवा देती हूँ आपको, बाकी आप इन्हें नोट कर लें। पहला पॉइंट न्यूक्लियस में, इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की। दूसरा पॉइंट इसमें, इसे हेडक्वार्टर कहा जाता है किसी भी कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। ये सब पॉइंट हो गया न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए पाया जाता है जो कि जीन की इकाई होती है। नेक्स्ट पॉइंट, न्यूक्लियस में थ्रेड लाइक धागे नुमा संरचना पाई जाती है जिसे क्रोमैटिन कहा जाता है, जो कि कोशिका विभाजन के समय सिकुड़कर छोटी हो जाती है, ठीक है। उसे फिर क्या बोला जाता है, क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र बोला जाता है। मनुष्यों में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, 22 जोड़े बॉडी ऑर्गन्स के लिए होते हैं, 23वां जोड़ी जो होता है वो लैंगिक निर्धारण के लिए होता है, मीन्स XX होगा तो फीमेल और XY होगा तो मेल। तो इस तरीके से आपको इतने पॉइंट याद रखना है, ठीक है। गुणसूत्र की खोज किसने की ये भी नोट करो। ठीक है, तो गुणसूत्र की खोज किसने की ये भी लिख लो, स्टार्सबर्ग ने, ठीक है। स्टार्सबर्ग ने गुणसूत्र की खोज की, और गुणसूत्र नाम किसने दिया, नाम दिया वेल्डेयर ने, ठीक है। तो नाम दिया गुणसूत्र वेल्डेयर ने और गुणसूत्र की खोज की स्टार्सबर्ग ने। ये किसका बना होता है, तो यहाँ DNA, RNA और हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है, हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। तो ये इतने पॉइंट्स हो गए जो न्यूक्लियस और गुणसूत्र के बारे में आपको याद रखना है। कुछ जीव हैं जिनके बारे में मैं आपको लिखवा देती हूँ। प्याज, मटर, खरगोश,
गेहूँ, चूहा, मक्का, मेढक, टमाटर, बिल्ली, कबूतर, कुत्ता, घोड़ा, मच्छर, मक्खी। ठीक है, इनमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी पाई जाती है? प्याज में 16, मटर में 14, खरगोश में 44, गेहूं में 42, चूहे में 40 एंड 20, मेढक में 26, टमाटर में 28, बिल्ली में 38, कबूतर में 80, कुत्ते में 78, घोड़े में 64, मच्छर में 6 एंड मक्खी में 12। ओके, ठीक है। तो ये कुछ गुणसूत्र हो गए जो कि प्याज में 16 पाया जाता है। याद रखने का तरीका देखो, कुछ ऐसे याद रखना। प्याज जो है साल भर खाई जाती है, साल से 16 याद रखना है आपको। मटर, ठीक है, तो मटर क्या होता है, सीजनल आता है, सीजन से 7, 7 2 जा 14, ऐसे ही आप किसी भी तरीके से याद रखते हैं। ठीक है, खरगोश, ठीक है, चौगड़ा बोलते हैं ना, चौगड़ा मीन्स 4 पैरों वाला, तो 4 4। गेहूँ 4 2 याद रखना है ये, ठीक है। चूहा 40, मक्का 20। कुछ ऐसे हो गए जैसे कबूतर हो गया, कबूतर सब में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, कैसे याद रखेंगे? कबूतर 18 के दशक में, 19 के दशक में क्या करता था, चिट्ठी लेकर जाता था ना, तो कबूतर 18 से याद रखना, 80s, ठीक है, 80 के उसमें, तो आपको कबूतर में क्या बोलना है, 80। उसके बाद अगर हम मच्छर की बात करते हैं तो 6 से याद रखना, मच्छर में 6 पैर, तो 6 से याद रखना है कि 6 मच्छर का होगा गुणसूत्र, और मक्खी में उसका डबल 12। ठीक है, घोड़े में, घोड़ा भागता है तो कैसा होता है, छक्का चौका, तो उस पर 6 4 याद रखना है आपको। ठीक है, 6 4। कुत्ता जब काटता है पहले कितने इंजेक्शन लगते थे, 14, है ना, कुत्ते के काटने पे 14 इंजेक्शन लगते थे, उसका हाफ कर देना आपको 7, और 7 से एक ज़्यादा 8, तो 7 8, ठीक है, 78। तो ऐसे ही ये आप कैसे भी तरीके से याद रख सकते हैं, याद रखने का तरीका है। तो ये इतने पार्ट्स आज कवर होते हैं। साइटोप्लाज्मा के जितने भी पार्ट हैं सेल ऑर्गेनेल्स के, ठीक है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आप इसको तब तक अच्छे से तैयार करिए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।